जजमेंट अंडर CPC 1908 इंट्रोडक्शन. जजमेंट ना सिविल लिटिगेशन के अंदर इट प्लेज अ पाइवोटियल रोल. इट सिग्निफाइज, क्या है ये, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है जो कि जज जब फॉर्मली एक्सप्रेस करता है, वो एडजुडिकेट करने के बाद जो भी राइट्स ऑफ पार्टीज के को लेकर जज का डिसीजन होता है, वो फाइनल डिसीजन जब वो फॉर्मली एक्सप्रेस करता है उसे जजमेंट कहा जाता है. जजमेंट सर्व करता है एज द फाइनल फाउंडेशन फॉर द डिक्री. इसका मतलब जजमेंट पहले आता है फिर डिक्री आती है. एंड इज एसेंशियल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ सिविल राइट्स एंड लाइबिलिटीज. ठीक है. अब द कंसेप्ट ऑफ जजमेंट इज गवर्न. कौन से प्रोविजंस हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, तो CPC के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 9 एंड ऑर्डर 20 ऑफ द CPC 1908. ठीक है. डेफिनेशन पढ़ते हैं. सेक्शन 2 क्लॉज 9 ऑफ CPC. जजमेंट क्या होता है? इट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय अ जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर. ठीक है. नाउ मीनिंग क्या होता है? तो अ जजमेंट इज अ रीजन डिसीजन. एक रीजन डिसीजन होता है दैट कंटेन्स द लीगल रीजनिंग एंड फैक्चुअल बेसिस. दो चीज़ें होती हैं. एक रीजन डिसीजन होता है जिसके अंदर दो चीज़ें लिखी गई होती हैं, लीगल रीजनिंग एंड फैक्चुअल बेसिस, जिसके ऊपर डिक्री या ऑर्डर पास किया गया है, अपॉन विच अ कोर्ट पासिस डिक्री और ऑर्डर. ठीक है. इट इज़ अ लॉजिकल आर्टिकुलेशन ऑफ द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस. ये ही होता है लॉजिकल आर्टिकुलेशन. यहीं पे लॉजिक लगाया जाता है कि सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कैसे कैसे वो लॉजिकल आर्टिकुलेशन जो अप्लाई करते हुए डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन किया गया है. ठीक है. एसेंशियल्स ऑफ अ जजमेंट क्या होते हैं? ऑर्डर 20 रूल 4 सब रूल 2 जो है उसमें बताया गया है कि जजमेंट मस्ट कंटेन द फॉलोइंग एसेंशियल्स. जजमेंट के अंदर ये 4 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है. पहली चीज़, कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस. कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस मतलब ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस होते हैं, इंक्लूडिंग क्लेम्स, डिफेंसेस एंड प्लीडिंग्स. बेसिकली सारे फैक्ट्स ऑफ द केस इंक्लूडिंग दी क्लेम्स, डिफेंसेस एंड प्लीडिंग्स, मतलब सारे आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, ब्रीफली. नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन. पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब जो भी इशूज़ हैं फ्रेम ड्यूरिंग द ट्रायल. ठीक है, वो. देन थर्ड इज डिसीजन ऑन ईच पॉइंट. फाइनल फाइंडिंग्स जो भी इशूज़ की आई हैं, तो फाइनल फाइंडिंग्स ऑन इशूज़. ठीक है, ऑन ईच इशू वो होगा डिसीजन ऑफ ऑन ईच पॉइंट. एंड लास्टली रीजन फॉर द डिसीजन. तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे? लीगल रीजनिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस लीडिंग टू द फाइंडिंग्स. ठीक है. हमने क्या चीज़ चार्ट पढ़ी? पहला स्टेटमेंट ऑफ केस, जिसके अंदर हम फैक्ट्स और बाकी सारे क्लेम्स, डिफेंसेस एंड प्लीडिंग्स यानी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह मेंशन करेंगे. देन हम मेंशन करेंगे पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन. पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब ट्रायल के दौरान जो भी इशूज़ फ्रेम किए गए वो. नेक्स्ट इज डिसीजन. तो डिसीजन मतलब इशूज़ की फाइनल फाइंडिंग्स क्या रही. एंड लास्टली रीजन, क्या लीगल रीजनिंग अप्लाई करते हुए और क्या इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस के थ्रू हम इस फाइंडिंग्स तक पहुँचे. व्हाट लेड अस टू द फाइंडिंग्स. ठीक है. तो ये 4 चीज़ें होना एक जजमेंट में ज़रूरी है. जजमेंट मस्ट कंटेन दीज 4 थिंग्स. दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ अ जजमेंट. ऑर्डर 20 रूल 4 सब रूल 2 में बताया गया है. ठीक है. द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट. प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट ऑर्डर 20 रूल 1 में बताया गया है. सबसे पहले रूल 1 में बताया टाइम एंड मोड ऑफ प्रोनाउंसमेंट. पहली चीज़, जजमेंट शुड बी प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट. ओपन कोर्ट में होगा आफ्टर हियरिंग कंप्लीटेड. ठीक है. जैसे ही हियरिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जजमेंट ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस किया जाएगा. अब वो कब प्रोनाउंस किया जाएगा? विद इन 30 डेज. प्रोनाउंस विद इन द 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. आर्ग्यूमेंट्स ओवर होने के 30 दिन के अंदर. उसको एक्सटेंड किया जा सकता है 60 डेज तक विद रिकॉर्डेड रीजंस. ठीक है. नाउ द प्रोनाउंसमेंट मे बी. अब वो प्रोनाउंसमेंट कैसे होगा? हमें ये पता है कि जजमेंट को ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस करना पड़ेगा आफ्टर द हियरिंग इज कंप्लीटेड. ठीक है. 30 डेज के अंदर कर दोगे आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. 60 डेज तक एक्सटेंड किया जा सकता है विद रिकॉर्डेड रीजन. अब वो प्रोनाउंसमेंट कैसे होगा? 3 तरीके से हो सकता है. या तो ओरली कर दो इन ओपन कोर्ट, या आप डिक्टेट कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ पार्टीज. थर्डली, या तो आप अवेलेबल करा दो इलेक्ट्रॉनिकली या फिजिकली वो जो जजमेंट है उन पार्टीज को. ठीक है. तो 3 चीज़ें क्या? ओरली इन द ओपन कोर्ट, सेकेंड बाय डिक्टेटिंग इट टू द पार्टीज, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पार्टीज, एंड थर्ड इज बाय मेकिंग इट अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली और फिजिकली. नेक्स्ट इज केस. अब एक केस लॉ है राजा नारायण वर्सेस श्रीमती लजवंती 1959 का केस है, जिसमें ये प्रोनाउंसमेंट ये बोला गया था कि जो प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट है इसको पब्लिक होना चाहिए एंड फाइनल होती है ये एक्सप्रेशन में. इट मस्ट बी पब्लिक एंड फाइनल इन एक्सप्रेशन. ठीक है. नेक्स्ट इज कंटेंट्स ऑफ जजमेंट. ऑर्डर 20 रूल 4 एंड 5 में बताया है जजमेंट में इंक्लूड. क्या इंक्लूड करा जाना चाहिए जजमेंट के अंदर? तो 6 चीज़ें जजमेंट के अंदर होनी चाहिए. FIF RRC. ठीक है. FIF RRC. फैक्ट्स, इशू, फाइंडिंग्स, रीजंस, रिलीफ, कॉस्ट. ठीक है. तो पहली चीज़ फैक्ट्स होगी. फैक्ट्स के अंदर क्या होंगे? ब्रीफ समरी ऑफ प्लीडिंग्स एंड एविडेंस. ठीक है. समरी होगी सारी प्लीडिंग्स एंड एविडेंस की. देन इश्यूज़ में क्या होगा? जो भी इश्यूज़ एडजुडिकेशन के दौरान फ्रेम किए गए थे वो फ्रेम्ड इश्यूज ऑफ फॉर एडजुडिकेशन, जिनको एडजुडिकेट करना था. देन थर्ड इज फाइंडिंग्स. तो कोर्ट का डिसीजन ऑन ईच इशू, वो फाइंडिंग होगी. देन रीजन, किस बेसिस पे वो फाइंडिंग्स पे आए, तो वो लीगल एंड फैक्चुअल सारी जो भी
बेसिस होगा वो सब आप मेंशन करोगे। देन रिलीफ में क्या होगा, नेचर ऑफ डिक्री ग्रांटेड, किस तरीके की डिक्री आपने ग्रांट की है। एंड कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट मतलब हु विल बेयर द लिटिगेशन कॉस्ट। ठीक है, तो ये 6 चीज़ें होनी ही होनी चाहिए। ऑर्डर 20 रूल 4 एंड 5 बताता है अ जजमेंट मस्ट इंक्लूड दीज थिंग्स, FIF RRC। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ जजमेंट। तो जजमेंट 5 टाइप के होते हैं। प्रिलिमिनरी मतलब जो कि फाइनली सूट को डिस्पोज ऑफ नहीं करते, पूरा सूट होल सूट को डिस्पोज ऑफ नहीं करते, ये वाले प्रिलिमिनरी जजमेंट्स। ठीक है, वो एक प्रिलिमिनरी डिक्री होती है, एग्जाम्पल होता है प्रिलिमिनरी डिग्री। फाइनल जजमेंट क्या होता है, जो कंप्लीटली डिस्पोज कर देगा सूट को। एक्स पार्टे मतलब डिफेंडेंट की एब्सेंस में जो जजमेंट दिया गया है वो एक्स पार्टे होता है। देन कंसेंट जजमेंट क्या होता है, जहाँ पे म्यूचुअल सेटलमेंट या म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, कॉम्प्रोमाइज हो गया म्यूचुअली बिटवीन द पार्टीज, और तब कोई जजमेंट आया है तो वो कंसेंट जजमेंट होता है बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, लास्टली डिक्री जजमेंट क्या होता है, रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मल डिक्री, रिजल्ट्स इन अ फॉर्मल डिक्री, वो डिक्री जजमेंट होता है। ठीक है, ऑल्ट्रेशन ऑफ जजमेंट हमें सेक्शन 152 ऑफ CPC बताता है, क्लरिकल एंड अरिथमेटिकल मिस्टेक्स। अब इसमें सिंपल चीज़ बोली गई है कि कोर्ट कभी भी एट एनी टाइम करेक्ट कर सकता है क्लरिकल या अरिथमेटिकल एरर्स को जजमेंट डिक्री या ऑर्डर्स के अंदर। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। देन सेकेंड इज सेक्शन 114 CPC का, जो कि रेड किया जाएगा विथ ऑर्डर 47। ठीक है, रिव्यू की बात करता है। अब रिव्यू में क्या होता है, अलाउ करते हुए आप पार्टी को टू सीक रिव्यू ऑफ जजमेंट अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। कुछ सर्कमस्टांसेस में पार्टी क्या कर सकती है, रिव्यू सीक कर सकती है जजमेंट के लिए, जो कि हमें लिस्ट किया गया है सेक्शन 114 रेड विथ ऑर्डर 47 रिव्यू। अब डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंस, अगर कोई नया एविडेंस मिल जाए तो रिव्यू करवा सकते हो आप जजमेंट का। एरर की जो कि आपने अपेरेंट, एक ऐसा एरर जो अपेरेंट है ऑन रिकॉर्ड, तो उसको लेकर भी आप रिव्यू करवा सकते हो जजमेंट का। एंड लास्टली अगर कोई अदर सफिशिएंट कॉज है आपके पास तो आप रिव्यू करवा सकते हो अंडर सेक्शन 114 ऑफ CPC व्हेन रेड विद ऑर्डर 47। ठीक है, तो रिव्यू किन 3 चीज़ों में, कोई नया एविडेंस मिल गया, एरर आपने जो अपेरेंट है ऑन रिकॉर्ड, एंड तीसरा अदर सफिशिएंट कॉज है आपके पास। ठीक है, ऑर्डर 20 रूल 3, जजमेंट वंस साइन, एक बार जजमेंट साइन हो गया इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड और एडिड टू। ठीक है, जनरल रूल क्या है कि एक बार जजमेंट साइन हो गया इट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड और एडिड टू, लेकिन एक्सेप्शन दे रखे हैं 3। पहला 152 के अंदर हमने पढ़ा था, अरिथमेटिकल या क्लरिकल एरर्स थे, उनको तो कभी भी करेक्ट कर सकता है कोर्ट, एट एनी टाइम कैन डू इट। ठीक है, करेक्शन वो कर सकता है। देन रिव्यू की पावर 114 में थी, तो वो रिव्यू की पावर अगर वहाँ वही कर रहा है तो फिर तो ऑब्वियसली ऑल्ट्रेशन होगा, एडिशन होगा। ठीक है, तो इसका एक एक्सेप्शन है ऑर्डर 20 रूल 3 का, सेक्शन 114 रिव्यू के अंदर। एंड तीसरा अपील ही कर दी, तो अपील कर दी तो रिवर्सल हो सकता है ना जजमेंट का, तो बाय अपील। 3 चीज़ें सेक्शन 152 में, सेक्शन 114 रिव्यू एंड देन अपील। ठीक है, देन केस लॉ था इसका S नागराज वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1993, जिसमें बोला गया था कि अगर ऑल्ट्रेशन ऑफ जजमेंट जो है इज लिमिटेड टू एरर्स, तो नॉट टू चेंज द, ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप ऑल्टर कर रहे हो, इसके अंदर माइनर एरर्स को ठीक किया जाता है, इट्स लिमिटेड टू एरर्स, नॉट टू चेंज द होल नेचर ऑफ डिसीजन। ठीक है, इसमें आप पूरा नेचर ऑफ डिसीजन चेंज नहीं करते। ठीक है, नाउ डिफरेंस बिटवीन जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर। पहली चीज़, सबसे पहले जजमेंट आता है फिर डिक्री आती है। ऑर्डर तो कभी भी आ सकता है। ठीक है, ऑर्डर खुद में इंडिपेंडेंटली भी आ सकता है या पहले मतलब प्रिलिमिनरी भी हो सकता है। ठीक है, अब डेफिनेशन कहाँ कहाँ दी है, तो सबसे पहले दी होगी डिक्री, 2 में डिक्री दी है, सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिक्री। ठीक है, देन जजमेंट दी होगी सेक्शन 2 क्लॉज 9 में, एंड देन ऑर्डर दिया है सेक्शन 2 क्लॉज 14 में। ठीक है, अब जो जजमेंट होता है उसके अंदर वो बहुत लंबा सा होता है, तो उसमें ग्राउंड्स ऑफ डिसीजन होता है। ठीक है, पूरे, लेकिन डिक्री में क्या होता है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन होता है। एंड वेयर एज ऑर्डर जो होते हैं वो डायरेक्शंस होते हैं ऑफ कोर्ट नॉट अमाउंटिंग टू डिक्री। ठीक है, अब कौन अपीलेबल होता है, तो देखो जजमेंट जो होता है वो अपीलेबल होता है बेसिस फॉर डिक्री अपील। ठीक है, डिक्री भी अपील करी जा सकती है डिक्री के अगेंस्ट, बट ऑर्डर में ओनली सम ऑर्डर्स आर अपीलेबल। ठीक है, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट इज टाइम फ्रेम फॉर प्रोनाउंसमेंट। तो ऑर्डर 20 रूल 1 बताता है लिमिटेशन पीरियड की 30 डेज़ के अंदर आपको, अगर 30 डेज़ के अंदर आपको प्रोनाउंस करना पड़ेगा। एक्सटेंडेबल है 60 डेज़ के लिए, पर आपको रीजंस बताने पड़ेंगे। वैसे जजमेंट के अंदर डिले नॉट अलाउड होता है अनलेस जस्टिफाई। ठीक है, और इसको का सपोर्ट करते हुए केस लॉज भी है। ठीक है, डेडलाइंस देते हुए। नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ जजमेंट इन सिविल प्रोसीजर। तो फ्रॉम बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सिविल रिलीफ, देखो चीज़ 4 इंपॉर्टेंस बता रखे हैं। पहला कि जो जजमेंट होता है ना उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए होती है सिविल प्रोसीजर में क्योंकि वो ही बेसिस देता है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सिविल रिलीफ।
जजमेंट आता है फिर ही तो उसका एग्जीक्यूशन होता है, तो बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन होता है ये. सेकेंडली अलाउज फॉर अपील्स, रिव्यूज एंड रिविजन्स. थर्ड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आती है इसकी वजह से. जुडिशियल रीजनिंग में रीजनिंग देता है ना पूरी, तो जुडिशियल रीजनिंग की वजह से ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होती है. एंड लास्टली एंश्योर्स फेयरनेस एंड रूल ऑफ लॉ इन सिविल एजुकेशन. ठीक है. अब इसके अंदर दो केसेस हैं. बलराज तनेजा वर्सेस सुधीर मरान 1999 का केस है, जिसमें क्या बोला था, कोर्ट मस्ट राइट रीजन जजमेंट्स इवन इन डिफॉल्ट मैटर्स. अगर डिफॉल्ट मैटर भी है तो भी कोर्ट को रीजन जजमेंट ही देना पड़ेगा. स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जगदेव सिंह तलवंडी 1984 का केस है, जिसमें भी यही बोला था, रिएटरेट की थी इसी चीज़ को कि रीजन जजमेंट जो है वो जुडिशियल डिसिप्लिन का पार्ट है एंड ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस. ठीक है. नाउ कंक्लूजन में क्या बोलना है आपको कि जजमेंट जो है वो एक कोर आउटपुट है. एक सिविल ट्रायल का कोर्ट आउटपुट जजमेंट होता है. इट एम्बॉडीज द जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ फैक्ट्स इंश्योरिंग जस्टिस इज डन एंड सीम टू बी डन. द एसेंशियल्स, इसके एसेंशियल्स, प्रोनाउंसमेंट, कंटेंट्स एंड ऑल्ट्रेशन, ये सारे प्रोसीजर्स आर स्ट्रिक्टली कोडिफाइड इन सीपीसी ताकि फेयर एंड कंसिस्टेंट डिसीजंस आ सकें. इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स फर्दर रेमेडीज लाइक अपील्स और एग्जीक्यूशंस. A legally sound reasoned judgment reflects the quality and credibility of judicial system.